सेकंड टॉपिक है यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। तो रूल है कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी कोई सेंटेंस है तो उसके सब्जेक्ट के रूप में पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किस रूप में? हमने एग्जाम्पल दिया है, योर्स इज ए न्यू कार। योर्स का मतलब हो गया आपकी, आपकी कार नई है। यानी इसका अर्थ ये है कि योर कार इज न्यू, आपकी कार नई है। तो आप योर कार ना कहना चाहें तो लिख सकते हैं योर्स। ऐसे ही तमाम सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जो है वो, तो कोई भी सेंटेंस यदि इस तरीके से आप लिखते हैं, जैसे आपने कहा दियर्स इज ए न्यू कार, तो आपने कहा देयर कार इज न्यू। तो इस तरीके से जो है वो योर कार के बजाय यानी कार ना लिख करके आप पजेसिव प्रोनाउन यूज कर दें, योर्स लिख दें, उसका अर्थ निकल आता है। ये पजेसिव प्रोनाउन का रूल है जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। अगला रूल हमने लिखा है कि इट का प्रयोग टाइम यानी समय, वेदर मीन्स मौसम, टेम्परेचर मीन्स तापमान, डिस्टेंस में दूरी तथा अन्य प्राकृतिक घटना के लिए होता है जिसमें इट का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ इट को जो है वो इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। इंट्रोडक्टरी, इंट्रोड्यूस शब्द है तो परिचयात्मक प्रयोग होता है इट का, और इसको एम्प्टी इट कहते हैं। इसमें इट का कोई भी अर्थ नहीं लगाया जाता है। कैसे? हमने एग्जाम्पल दिया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग। आप कहते हो बरसात हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि यह बरसात हो रही है। इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग। यहाँ इट का कोई मतलब नहीं होता है। इसको इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं, इंट्रोडक्टरी यूज कहते हैं, इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। और सेकंड एग्जाम्पल हमने लिखा है इट इज विंटर। तो यहाँ पर रेनिंग जो है प्राकृतिक घटना भी है और इट इज विंटर, तो आपने कहा कि यह बरसात है, ये इसका अर्थ नहीं है। सॉरी, ये जाड़ा है, ये इसका अर्थ नहीं है सेंटेंस का। इसका मतलब ये है कि जाड़े का मौसम है, यानी जाड़ा है, ठंडक है, ठंडक का मौसम है। आपने कहा इट इज मॉर्निंग, तो इसका भी ये मतलब कतई नहीं है कि यह मॉर्निंग है। इसका मतलब है कि सुबह है, भाई सुबह हो गई है, दैट्स ऑल। इट इज संडे, आपने कहा कि संडे है, सिर्फ इतना बोल रहे हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में आप इट लगा देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। आपने कहा इट इज 6 o'clock, 6 बजे हुए हैं, तो आपने इसका सिर्फ इतना मतलब हुआ कि 6 बजे हुए, 6 बज गए हैं। इसका मतलब नहीं कि ये 6 बजे हैं, तो इट लगा देते हैं आप। अगला रूल ये है कि इट का प्रयोग इन्फिनिटिव, जिरंड तथा क्लाज के बदले में भी होता है। यानी इन्फिनिटिव आप समझ रहे हैं, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिरंड भी इसी तरीके से ING लगा करके, और क्लाज इसको ना लिखें तो इसके बदले में भी इट का प्रयोग होता है, इट से काम चल जाता है। जैसे आपने कहा कि इट इज इजी टू सॉल्व, तो टू सॉल्व क्या है यहाँ पर? ये क्या है? इन्फिनिटिव है। हमने लिख दिया है INF, इसका मतलब इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव है। तो आपने कहा कि जो है वो टू सॉल्व लिख दिया आपने, और इसका अर्थ ये होता है कि टू सॉल्व इज इजी, यही अर्थ है इसका कि सॉल्व करना आसान है। तो ये इट से शुरू होता है सेंटेंस, यहाँ पर भी इट का कोई अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि सॉल्व करना आसान है। अब आपने कहा इट इज सेड दैट सी इज इल, सी इज इल क्या है? यहाँ पर क्लाज है। तो आपने कहा कि सी इज एल इज सेड, तो ये जो क्लाज है इसके पूरे क्लाज का काम जो है इट कर देता है, और सेंटेंस को इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज सेड दैट सी इज इल। यहाँ पर ये क्राइंग वर्ड जो है ये क्या है? ये जिरंड है, तो इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग। तो अगर सेंटेंस को हम बदलें, इसको लिखें तो क्राइंग इज नो यूज, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता है।
तो इसको जिरंड की जगह जो है वो इट से शुरुआत करते हैं हम, और जिरंड को लास्ट में लिखते हैं इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग। तो ये इट के ये यूज हैं, यहाँ पर भी कोई इट का अर्थ नहीं लगाया जाता है। अगला रूल है कि इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को एम्फोसिस करने के लिए होता है। एम्फेसाइज का मतलब ये होता है कि जोर डालना। क्या करना? जोर डालना, किसी चीज को आग्रह पूर्वक कहना या दबाव पूर्वक कहना। तो एम्फसाइज करने के लिए जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जो है वो इट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, इट वाज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। तो ही क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए हम सेंटेंस की शुरुआत इट से करते हैं। ये नहीं लिखते ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे या ही वाज हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। ऐसे सेंटेंस को हम इट से शुरू करते हैं। आपके कहने का आशय ये होता है कि इट वाज ही, ये कोई और नहीं था बल्कि वही था। तो यहाँ पर ही को आप एम्फसाइज कर रहे हैं, ही पर जोर डाल रहे हैं, तो इस सेंटेंस को इट से लिखेंगे इट वाज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। ये कोई और नहीं था बल्कि वही था जिसने कल आपकी मदद की। तो ही क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। आगे आपने सेकंड एग्जाम्पल हमने दिया है, इट वाज गुड़िया हुम आई लव्ड वेरी मच। गुड़िया ही है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो यहाँ पर गुड़िया क्या है? ये है नाउन। तो नाउन पर जोर डालने के लिए इस सेंटेंस की शुरुआत हम इट से करते हैं, नहीं तो गुड़िया शब्द पर जोर नहीं पड़ेगा, नाउन को एम्फसाइज नहीं होगा। तो इट का सीधा सा इंटर करेक्शन है किससे? गुड़िया से, यानी नाउन से। अब आगे आप देख रहे हैं अगला रूल है कि दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के नाम, पहचान, परिचय को दर्शाने और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि दिस और इट के प्रयोग में क्या अंतर है। तो आप ये जान लें कि दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के नाम, पहचान, परिचय इत्यादि को दिखाने के लिए होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि इट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। और इट का प्रयोग जो है वो ऋतु, समय, स्थान इत्यादि को दिखाने के लिए होता है। एग्जाम्पल दिया है जैसे दिस इज ए बुक। तो आप जो है बुक का परिचय करा रहे हैं, बुक के बारे में बता रहे हैं, तो ये सेंटेंस ये नहीं लिखा जा सकता है इट इज ए बुक, क्योंकि इट का प्रयोग हमने जैसा कि बताया कि मौसम, समय इत्यादि के लिए होता है, दूरी के लिए होता है। तो यहाँ पर आप दिस लगाएंगे जो है वो, और दिस के अलावा इट आप नहीं लिख सकते हैं, इट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो बुक का परिचय वस्तु है, बुक क्या है? वस्तु है। अब आपने कहा दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, ये ऑल इंडिया रेडियो है, तो आप ये बता रहे हो कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, तो दिस से शुरू करेंगे सेंटेंस को हम। आपने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी जो है वो क्या करेंगे? दिस यहां लगाएंगे, व्हाट लगा हुआ है, यहां इट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है व्हाट इज इट, तो ये गलत है ये सेंटेंस। यहां जो है व्हाट इज इट नहीं होगा, व्हाट इज दिस होगा। और इस तरफ हम इट इज 9 AM, तो समय की बात है, 9 बजे हैं। अगर इसको बोल देते हैं हम, ये लिख देते हैं हम दिस इज 9 AM, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज समर, अगर इस सेंटेंस को हमने बोल दिया दिस इज समर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने कहा इट इज नाइट, और अगर इसको हमने बोल दिया दिस इज नाइट, तो ये गलत हो जाएगा। तो इधर आपको इट का प्रयोग करना है समय के लिए, टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, ऋतुओं के लिए, मौसमों के लिए, और वस्तुओं और व्यक्तियों का परिचय कराने के लिए दिस का प्रयोग करना है आपको। और साथ साथ एक बात और याद रखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ दिस का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इट का प्रयोग कतई नहीं होता है। इस पॉइंट को विशेष रूप से आप याद रखें। उसके बाद में अगला रूल हमने लिखा है, नेक्स्ट रूल है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, और वो ये है कि बी के पहले
प्रयुक्त नाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी नाउन हो या प्रोनाउन हो, वास्तव में ये रूल जो है वो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है। ये एक पॉइंट हमें लगता था कि जरूरी है पढ़ाना, हमने छोड़ दिया था, तो इसको यहाँ हम कवर कर रहे हैं, इसको इसी रूप में आप टेकअप कीजिए। तो बी के पहले प्रयुक्त नाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी नाउन प्रोनाउन कोई भी हो, यदि नॉमिनेटिव केस में है तो इसके बाद प्रयुक्त प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा। एग्जाम्पल के जरिए इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे आप कह रहे हो इट इज आई, देखिए बी की जो तीनों फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, ये जान ले, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। और बी की सेकंड फॉर्म जो है वो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, बी की सेकंड फॉर्म है वाज और वर। और बी की थर्ड फॉर्म है बीन, चाहे वो हैड के साथ लगे, चाहे हैज के साथ लगे, चाहे हैव के साथ लगे। तो बी मीन्स होता है होना, संस्कृत में कहते हैं अस्ति, हिंदी में कहते हैं है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है बी की इज, एम, आर, जो है वो क्रिया की। जैसे आप कहते हैं ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग। उसके बाद में इसकी सेकंड फॉर्म है ही वाज गोइंग, दे वर गोइंग, ये पास्ट फॉर्म हो गई। और इसकी थर्ड फॉर्म है बीन, ये परफेक्ट सेंटेंस में यूज होती है। तो ये कह रहे हैं कि यदि बी के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन यदि नॉमिनेटिव केस में हो तो इसके बाद प्रयुक्त प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में ही होगा, ऑब्जेक्टिव या अन्य केस में नहीं हो सकता है। जैसे आपने कहा इट इज आई, तो पहले देखिए कि इसमें बी क्या है, इज जो है बी का रूप है। तो इज के पहले यानी बी के पहले क्या लगा है, जो है वो इट है। इट किस में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो यहां पर आई जो कि नॉमिनेटिव केस में है, आई यूज होगा, मी नहीं यूज हो सकता है। अगर आप लिख दे तो इट इज मी, तो ये सेंटेंस गलत है, मी गलत है, आई यूज होगा। अब आप जैसे आपने कहा इट इज ही, या आप कह रहे हो इट इज हिम, तो इट जो है नॉमिनेटिव केस में है, जो बी के फॉर्म इज के पहले है, बी के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ही आएगा या हिम आएगा, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, क्योंकि इट नॉमिनेटिव केस में है इसलिए ही आएगा, क्योंकि ही नॉमिनेटिव केस में होता है और हिम ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इस चीज का आप ख्याल रखें।